जैसा कि आप सबको दोस्तों पता है कि आपके चैनल पर हम लगातार संपूर्ण पेडागोजी की क्लास ला रहे हैं, जो कि 90 नंबर वाली क्लास है। और सबको ये पता है कि आपके पेपर में दोस्तों, पूरे पेपर की अगर मैं बात करूं, उसमें 90 क्वेश्चन पेडागोजी का ही पूछा जाता है। और मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि अगर आप सीटेट में कुछ ना करो, केवल पेडागोजी का पैटर्न भी अगर आप डेवलप कर लो, तो साथ ही 90 नंबर वही करा देगा। बचेगा 60 नंबर टॉपिक। टॉपिक पढ़ो, पर बहुत ज़्यादा टाइम उस पर टाइम मत लगाओ। क्योंकि होता क्या है कि आप कितना भी टॉपिक पढ़ के चले जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही गणित का सवाल आए, ज़रूरी नहीं कि वही हिंदी व्याकरण आए। तो ऐसे में साथियों, मैं आपको एक ही चीज़ सलाह दूंगा कि अपना जो 90% समय है वो पेडागोजी पर लगाइए, क्योंकि वो कर दोगे तो 90 नंबर आपको वही करा देगा, है ना। तो आइए दोस्त, शुरुआत करते हैं सेशन का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि विकास की दिशा के संदर्भ में शीर्षाभिमुख और समीप दूराभिमुख प्रवृत्तियां क्या दर्शाती हैं। देखो सुनो, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। शीर्ष शीर्षाभिमुख का मतलब क्या होता है? सिफेलोकाउडल। सिफेलोकाउडल का मतलब यानी विकास सिर से पैर की ओर हो रहा है। और ये जो समीप दूराभिमुख है, इसको कहते हैं दोस्तों, देखो मैंने क्या कहा था, समीप दूराभिमुख का मतलब होता है कि शरीर का वो हिस्सा जो ना तो पास है ना तो दूर है, केवल बीच में है। तो जब विकास बीच से बाहर की ओर हो तो उसको समीप दूराभिमुख कहते हैं। तो हमसे आपसे क्या सवाल इसमें पूछ रहा है, इस सवाल को ध्यानपूर्वक देखिएगा और फिर उत्तर करिए। विकास की दिशा के संदर्भ में शीर्षगामी और समीप अभिमुख प्रवृत्तियां क्या दर्शाती हैं कि विकास हमेशा जटिल से सरल की ओर होगा। विकास एक अव्यवस्थित और यादृच्छिक प्रक्रिया है। विकास शरीर से केंद्र की बाहर और सिर से पैर की ओर होता है। और विकास पूरी तरह आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होता है। अगर आप चाहते हैं ना, तो इस क्वेश्चन को अगर आप चाहोगे तो विकल्प से भी कर दोगे, ऑप्शन से ही हल हो जाएगा ये। कह दो कैसे। पहले विकल्प में हमेशा लिखा है, और मैंने कहा कि पेडागोजी का रूल यही कहता है कि अगर किसी विकल्प में हमेशा लिखा है, सदैव लिखा है, रटना लिखा है, भाषण लिखा है, तो मतलब वो विकल्प तो कभी नहीं सही होगा। दूसरा, विकास व्यवस्थित होता है यार, अव्यवस्थित नहीं होता। और आपकी अपनी इच्छा से विकास नहीं होगा, विकास का एक क्रम होता है। और तुम चाह लोगे कि आज 15 साल के हो जाओ, तो ये संभव नहीं है। अपनी इच्छा पे विकास नहीं हो सकता। तीसरा है, विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर और सिर से पैर की ओर, बिल्कुल सही है। विकास पूरी तरह आनुवांशिक होता है दोस्तों। पूरी तरह का मतलब क्या होता है? एक निगेटिव वर्ड है। पूर्ण रूप का मतलब होता है दोस्तों एक नेगेटिव वर्ड। तो राइट आंसर दोस्तों बनेगा विकल्प नंबर सी, विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर और सिर से पैर की ओर होता है। यानी साथियों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला कह रहा है, एपीजेनेटिक लैंडस्केप की अवधारणा विकास के संदर्भ में क्या स्पष्ट करती है? बताओ दोस्तों। एपीजेनेटिक लैंडस्केप की अवधारणा विकास के संदर्भ में क्या स्पष्ट करती है? विकास केवल पर्यावरण को आकार देती है। विकास आनुवांशिक प्रवृत्तियों और पर्यावरणीय अनुभवों की एक जटिल गैर रेखीय प्रक्रिया है। देखो यार भाई, एक बात बताएं आपको, विकास, अच्छा मान लो आपको क्वेश्चन ना भी समझ में आए तो ऑप्शन से करो। पहले जानो कि एपीजेनेटिक क्या होता है। एपीजेनेटिक लैंडस्केप का मतलब ये होता है कि विकास आनुवांशिक होगा। माता पिता और वातावरण से मिलकर जो बच्चे का विकास होता है, उसी को एपीजेनेटिक लैंडस्केप कहते हैं। केवल लिखा है तो गलत है। ऑप्शन भी कह रहा है कि विकास आनुवांशिक और पर्यावरणीय अनुभव की तरह गैर रेखीय, रेखीय नहीं, रेखीय कहता तो गलत हो जाता, क्योंकि विकास कभी एक रेखा में नहीं होता। गैर रेखीय, गैर रेखीय मतलब अप्स एंड डाउन्स, मतलब विकास में क्या होगा, अप्स और डाउन्स लगा रहेगा, है ना। तो साथियों, यहाँ पे जो आपका उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ होता है? बताओ दोस्तों। बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। पहला, वह समय, देखो संवेदनशील का मतलब एक नाजुक समय होता है, जहाँ पे दोस्तों बच्चा 4-5 साल का होता है और उसके सामने अगर आप गाली दोगे तो गाली को नहीं समझ पाएगा कि क्या वास्तव में वो गाली है। वो नहीं समझेगा उस बात को कि क्या सच में वो गाली दिया गया, नहीं साथी। तो कहने का मतलब ये है कि 4-5 साल के बच्चे के सामने एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पे हर चीज़ को सहज रूप से स्वीकार कर लेता है।
उसको ये भी नहीं पता कि जो दिया जा रहा है वो गाली है या कुछ और है। बात समझ रहे हो आप लोग? हाँ जी सर। तो थोड़ा थोड़ा करके समझिए। पहला, वो समय जब बच्चा भावनात्मक रूप से सबसे अधिक अस्थिर, देखो भैया, बच्चा भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाएगा तब तो बतिये बिगड़ जाएगा। ये एकदम गलत ऑप्शन है, अस्थिर नहीं। वह विशिष्ट समय सीमा जिसमें बच्चे विशेष पर्यावरणीय उद्दीपनों के प्रति सबसे ज़्यादा ग्रहणशील होते हैं। मतलब 3-4 साल बच्चे के सामने अगर तुम मोबाइल चलाओगे, कोई गंदा दृश्य आता है तो बच्चा उसके प्रति बहुत संवेदनशील होता है। तो ऐसा काम ना करें, ऐसे वर्ड उसके कानों तक ना आए। यानी ये बात सही था। विकास का वो चरण जहां पे दोस्तों वृद्धि पूरी तरह रुक जाती है, तो गुरु ये भी गलत है। पूरी तरह का मतलब क्या है कि मतलब ये ऑप्शन एकदम गलत है। वो अवधि जिसमें मस्तिष्क का विकास केवल अनुमानिक, तो केवल दोस्तों एक प्रकार का नेगेटिव वर्ड होता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है, वो बिल्कुल सही उत्तर है। वह विशिष्ट समय सीमा जिसमें बच्चे विशेष पर्यावरणीय उद्दीपनों के प्रति सबसे ज्यादा ग्रहणशील होते हैं, है ना। यानी आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बी वाला होगा। आगे, विकास एक वर्तुलाकार प्रक्रिया है ना कि रेखीय, इस सिद्धांत का मुख्य निहितार्थ क्या है? विकास एक वर्तुलाकार प्रक्रिया है ना कि रेखीय प्रक्रिया है, इस सिद्धांत का मुख्य निहितार्थ क्या होता है? साथियों, इसके बारे में आपको पढ़ाया हूं कि विकास कभी भी ऐसे नहीं होता है, सॉरी, विकास कभी भी ऐसे नहीं होता है, एक रेखा में नहीं होता है। विकास हमेशा वर्तुलाकार होता है। मतलब इसका अर्थ ये है कि जीवन में उतार और चढ़ाव दोस्तों लगा रहता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जीवन में हमेशा दुख हो, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जीवन में हमेशा सुख ही हो। तो हम आइए देखते हैं इसके विकल्प की तरफ। बच्चे एक चरण में जो सीखते हैं उसे अगले चरण में पूरी तरह भूल जाते हैं। नहीं साथी, ये तो इस शब्द का कोई मतलब था नहीं। विकास के दौरान बच्चा आगे बढ़ता है, फिर पूर्व के अनुभव को समेकित करने के लिए पीछे मुड़ता है। मतलब वही अप्स एंड डाउन्स लगा हुआ है। सही है। विकास एक निरंतर धीमी प्रक्रिया है, गलत ऑप्शन है। विकास एक सीधी रेखा में होता है, गलत ऑप्शन। मैंने कहा ना, विकास सीधी रेखा में नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जीवन में हमेशा कष्ट रहे, या ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जीवन में हमेशा खुशी ही रहे। यानी कि हमेशा गम भी नहीं हो सकता। यानी कि एनी टाइम आप ऐसा कभी नहीं कह सकते हो साथी, एक ही परिस्थिति जीवन में नहीं हो सकता। अप्स और डाउन्स लगा रहता है, डाउन्स एंड अप्स जीवन में होता रहता है ना। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है ना, वो बेस्ट ऑप्शन है, एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाओ साथी। परिपक्वता और अधिगम के बीच संबंध को सबसे बेहतर तरीके से कौन वर्णित करता है? साथी, आपको बताना है कि परिपक्वता और अधिगम के बीच में सबसे बेहतर ढंग से संबंध कौन वर्णित करेगा? बताइए। अधिगम के बिना परिपक्वता संभव ही नहीं है, ये बात गलत है। जरूरी नहीं कि तुम पढ़ लिख कर बैरिस्टर हो जाओगे तभी कुछ होगा, ये तो नहीं होगा साथी। और भी ऑप्शन देखते हैं। परिपक्वता एक जैविक प्रक्रिया है जो अधिगम के लिए आधार प्रदान करता है। ठीक बात है, मैं इसके बारे में बताता हूं आपको परिपक्वता क्या है। साथ ही इसके बारे में पियाजे ने एक बात कहा था। उन्होंने कहा एक बच्ची जो 5 साल की है, जब वो अपनी माँ से अलग होती है ना, तो वो रोने लग जाती है। लेकिन वही बच्ची जब दोस्तों 10 साल की होती है, 15 साल की हो जाती है, तो माँ से अलग होने के बावजूद भी वो नहीं रोती। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया, विकास होता गया, परिपक्वता आती गई। तीसरे विकल्प को देखते हैं। परिपक्वता और अधिगम दोनों ना सर एक ही चीज नहीं हो सकता, एक प्रक्रिया नहीं। और ये केवल लिखा है तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो आप समझ गए होंगे। तो मैं देख रहा हूँ विजय को, रंजीत को, अनुज को, और रविंद्र सिंह को, अंश आनंद को, और हमारे बहुत सारे भाइयों को। चलो साथी आगे आ जाओ। बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असतत प्रक्रिया का समर्थन करता है? पहला, विकास एक पेड़ के बढ़ने के समान है जो धीरे धीरे बड़ा होता है। बात तो ठीक है। विकास चरणों में होता है, जैसे एक कैटरपिलर का तितली बनना। ये भी सही है। विकास में केवल मात्रात्मक नहीं होता, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक समान होता है। एकदम गलत है, क्योंकि अप्स और डाउन्स लगा रहता है। साथियों, अगर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, सर क्वेश्चन आंसर लाल लाल है, मतलब मैं समझा नहीं।
शालिनी क्या कहना चाहती हो आप? अगर पूरी बात रखोगी मैं तब समझ पाऊंगा आपकी बात, है ना? बताइए। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असतत विकास का समर्थन करता है? विकास एक पेड़ के बढ़ने के समान है जो धीरे धीरे बड़ा होता है, या फिर विकास चरणों में होता है जैसे एक कैटरपिलर का तितली बनना, या फिर विकास में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है, या विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक समान होता है? कौन सा विकल्प सही होगा? साथ ही बताइए, आप लोग अपनी बात को रखिए और भरिए। राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। विकास एक पेड़ के बढ़ने के समान है जो धीरे धीरे बड़ा होता है। ये विकास की असतत प्रक्रिया का एक समर्थन करता है। बात समझे? देखो सी और डी तो अपने आप में ही गलत था। ए और बी में लड़ाई आपको लड़नी थी। ए वाला इसलिए सही हो गया क्योंकि पेड़ की लंबाई अचानक तो बढ़ता नहीं है, एक असतत प्रक्रिया है। वो तो उसकी ग्रोथ पर निर्भर करता है, किस तरह उसको चीज़ें दी जा रही हैं, उसको कैसा वातावरण दिया गया है। क्योंकि पेड़ पौधों को हरे पानी मतलब हरा वातावरण, नम वातावरण, तो जैसे विकास उसको ज़्यादा करवाना है तो भाई जहाँ उसको ज़्यादा पानी मिलेगा वहाँ ज़्यादा विकसित होगा, है कि नहीं? अच्छा, क्वेश्चन और आंसर एक जैसा है। ये तो हर क्लास में ऐसे ही रहता है, नया थोड़ी है। ये तो हर क्लास में एक जैसे ही रहता है ना, नया कहाँ? इसमें कुछ नया बताओ क्या कहने वाली थी। मेरी हर क्लास में ऐसे ही रहता है ना? चलो साथी, तो अगले क्वेश्चन पे दोस्तों आ जाइए। नेक्स्ट, एक बच्ची ये जानती है कि सभी पक्षी उड़ते हैं। जब वह एक पेंगुइन को देखती है जो उड़ नहीं सकता, वह अपने ज्ञान में संशोधन करती है, कुछ पक्षी उड़ भी नहीं सकते। इसका मतलब बच्चे ने अपने दिमाग में समायोजन किया है। तुरंत तुम समझ गए, जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया कि परिवर्तन करती है। हमने कई बार एग्जाम्पल दिया, बात को समझो साथियों। हमने कई बार एक बार कहा था, मैंने कहा जब एक बच्चा एक कुत्ते को देखता है तो उसके भी 4 पैर 2 आंख और 2 कान थे। एक दिन वो बिल्ली को देखता है तो उसके भी 4 पैर 2 आंख और 2 कान थे। तो शुरुआत में कुत्ते को बिल्ली लगता था और बिल्ली ही कुत्ता लगता था। किसके लिए? बच्चे के लिए। लेकिन जिस दिन उसको आवाज़ सुनाई दी तो बच्चे ने अपने पुरानी स्कीमा में परिवर्तन किया, विचार में परिवर्तन किया कि नहीं, कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है। तो इसको समायोजन कहते हैं। इस क्वेश्चन में भी यही लग रहा है, जैसे कि सभी पक्षी उड़ते हैं, ऐसे ही इस बच्ची को लगता था। जब वह पेंगुइन को देखती है जो उड़ नहीं सकता था, तो उसने अपने ज्ञान में संशोधन किया। समझे कि नहीं समझे? जी हाँ साथी, आत्मसातीकरण का मतलब ये होता है, जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है। बच्चा स्कूल जाता नहीं जाता? जब बच्चा स्कूल जाता है दोस्तों, तो निश्चित रूप से भाई सुबह से लेकर शाम तक बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। बाबर, इब्राहिम, पानीपत लड़ाई, बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन उनमें से कुछ बातों को वो दिमाग में ट्रिक बनाकर याद करने की कोशिश करती है या करता है, जिसको दोस्तों कहते हैं आत्मसातीकरण, है ना? चलिए, तो प्रतिमा कुमारी, विजय राम, ऋतु प्रजापति, शालिनी मिश्रा, शशिकला और हमारे बहुत सारे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया, शानदार आप सबका उत्तर है। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, ढंग से क्वेश्चन देखो नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में एक बच्चा जो ये मानता है कि बादल इसलिए रो रहा है क्योंकि वो दुखी है, वह किस प्रकार की सोच का प्रदर्शन कर रहा है? ऐसा ही ये क्वेश्चन कल भी आया था। बताओ दोस्तों, अगर कोई बच्चा कहता है, पानी के बरसने को कहता है कि बादल आज रो रहा है, तो ये बताओ क्या बादल कभी रो सकता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बादल भी रोएगा? कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही आपको जिताएगा। बाकी चीज़ें तो झूठी हैं। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी 10-10 घंटे पढ़ाई कर लो, ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे 10 घंटे 20 घंटे पढ़ाई पढ़ने से सफलता नहीं मिलती। चीज़ों को आपको ढंग से मैनिपुलेट करना पड़ेगा। साथियों, इसको जीववाद कहते हैं, क्योंकि बादल के बरसने का ये मतलब नहीं होता कि बादल रो रहा है। समझे कि नहीं समझे? बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ जी साथी, तो इस बात को आप समझिए। तो दोस्तों, जीववाद का मतलब क्या है? जब बच्चा अनर्गल की बातें करे जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ना हो। आत्म केंद्रिता का मतलब ये होता है जब बच्चा अपने ही विचारों को सर्वोपरि माने। आपको पता है, जो बच्चा बाल्यावस्था को होता है, ऐसे बच्चे जिद्दी होते हैं, अपने ही विचारों को वो सर्वोपरि रखते हैं। इसको आत्म केंद्रित सोच कहते हैं। बात समझे? चलिए, अब अगर इतना खर्चा हो गया महाराज, तो एक वर्ड स्कीमा है, ये आप लोग बता दो, स्कीमा क्या होता है? हमने कहा कि ये पेपर का टॉपिक है, बार बार आएगा।
साथ ही स्कीमा क्या होता है? तो मैंने कहा कि जब आप किसी व्यक्ति को देखते हो तो सामने वाले व्यक्ति का जो चेहरा है, जो फोटो है, जो प्रतिबिंब है, वो आपके दिमाग में बन जाता है। इसी को स्कीमा कहते हैं। जैसे अभी आप लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हो, तो इस क्वेश्चन का जो फोटो है, जो प्रतिबिंब है, वो आपके दिमाग में बन रहा होगा। इसी को साथी क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? इसी को स्कीमा कहते हैं। आगे, संरक्षण के कार्य को हल करने में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों की विफलता का मुख्य कारण पियाजे ने क्या माना? संरक्षण का मतलब, संरक्षण का मतलब जैसे मैंने कहा कि बच्चा 3 धन 5 बराबर क्या होगा? 8 होगा। फिर मैंने बच्चे से कहा कि बेटा 3 और 5 को मिटा दिया। मैं 3 और 5 को मिटा दिया। जब मैं मिटा देता हूं तो बच्चा यही नहीं समझ पा रहा है कि 3 धन 5 कहाँ चला गया। तो इसी को कहते हैं कि बच्चे के दिमाग में अभी संरक्षण की अवधारणा नहीं है। तो ये ना होने का कारण क्या माना था पियाजे ने? बताओ दोस्तों, क्या माना था इस चीज को पियाजे ने? संरक्षण के कार्य को हल करने में विफलता को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के लक्षण में पियाजे ने क्या माना था? केंद्रीकरण, स्मृति की कमी, स्कीमा का अभाव। राइट आंसर दोस्तों जो आपका बनेगा वो क्या होगा पता है आपको? इसको केंद्रीकरण कहते हैं। जैसे केंद्रीकरण का मतलब मैंने कई बार कहा कि बहुत लोग समझ नहीं पाते। संरक्षण और केंद्रीकरण एकदम एक के जैसे बात है। संरक्षण में बस इतना ही होता है कि बच्चे को पुरानी सी पुरानी बात याद नहीं आ पाती है। केंद्रीकरण की वजह से ऐसा होता है। क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि दोस्तों जब बच्चे 4, 5, 6 साल के होते हैं, तो जैसे मैंने बच्चे को टॉफी दिया, तो बच्चे को टॉफी तो याद है, लेकिन हमने उसको दिया, मुझे ही भूल गया वो। इसको केंद्रीकरण कहते हैं। जैसे एक मिट्टी का ढेर था, मैंने इस मिट्टी के ढेर से एक दो है सांप का टुकड़ा बना दिया, तो बच्चे को ये सांप तो पता है, लेकिन ये मिट्टी का ढेर ही भूल गया। इसको केंद्रीकरण कहते हैं। तो संरक्षण और केंद्रीकरण में अंतर समझो। संरक्षण का मतलब होता है कि पुरानी बात तक ना पहुंच पाना, पुरानी बात को याद ना कर पाना। साथ ही आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क जो अमूर्त समस्याओं पर विचार करने की क्षमता होती है, ये किस अवस्था में विकसित होता है? साथ ही आपके सामने 4 विकल्प हैं, बताइए। देखो मैंने कहा था कि जब कभी क्वेश्चन में कल्पना करने की बात किया जाए, तर्क करने की बात किया जाए, तो कह देना कि ये 11 से 15 साल का बच्चा है। और 11 से 15 साल के बच्चे को कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऐसे बच्चे दोस्तों जो होते हैं वो दिमाग में ही चिंतन करके प्रश्नों का उत्तर कर जाते हैं, जिसको कहा जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन में केवल इतना कहा जाए कि वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है, अगर केवल तर्क कर रहा है, फिर उत्तर होगा मूर्त संक्रियात्मक, यानी 7 से 11 साल। क्योंकि जो तार्किक गुण है साथियों, वो 7 से 11 साल में आ जाता है। लेकिन जो कल्पना करने की अवस्था है, अगर कल्पना के साथ तर्क कर रहा है, तर्क के साथ कल्पना भी कर सकता है, तो इसका मतलब यह है कि वो बच्चा 11 से 15 साल का है। समझे बात को? हाँ। और संवेदी पेशी अवस्था में 3 प्रश्न आता है। पूछेगा कि वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा माता पिता की आवाज़ में अंतर कर लेता है? संवेदी पेशी अवस्था। वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है? संवेदी पेशी अवस्था। वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों की सहायता से, भाई संवेदी पेशी। क्योंकि जो बच्चा 1.5-2 साल का होता है, तो उसके लिए उसकी इंद्रियां, देखो 1.5-2 साल के बच्चे के लिए क्या चीज़ होती है? उसकी जो इंद्रियां हैं, उसके आँख नाक कान जो हैं, वही उसका दोस्तों प्राथमिक शिक्षक होता है, वही उसका पहला टीचर होता है। बाकी तो बेकार की चीज़ें हैं, है ना। साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक असंतुलन की स्थिति कब पैदा होती है? संज्ञानात्मक असंतुलन के लिए 4 विकल्प आपके सामने है। मैंने कई बार इस चीज़ को समझाया भी है। मैंने कहा यार संज्ञानात्मक असंतुलन कब होगा? दिमाग में असंतुलन कब पैदा होगा? दिमाग में असंतुलन तब पैदा होता है जब कोई बात कानों तक आती है, लेकिन वो बात हमारे विचारों से मैच ना करे, तो दिमाग में असंतुलन हो जाता है। अगर वो बात आपके विचारों से मैच कर गया तो दिमाग में संतुलन रहता है। तो पहला ऑप्शन है जब बच्चा नई जानकारी को अपनी मौजूदा स्कीमा में आसानी से फिट कर ले रहा है। अगर फिट कर लेगा तो संतुलन है। जब बच्चे की वर्तमान स्कीमा नई जानकारी को समझने में विफल हो जाए, तो यही असंतुलन है। बाकी विकल्प को अपने आप ही काट दो, कोई मतलब ही नहीं है। बात समझे? अच्छा, कुछ चीज़ और समझो। जैसे पियाजे का कुछ प्रमुख वर्ड है जो आपके दिमाग में याद होना चाहिए।
जैसे अनुकूलन, समायोजन, समावेशन, विकेंद्रीकरण, संरक्षण, अहम केंद्रित, स्वायत्तता, करके सीखना, अन्वेषण, खोजबीन, अमूर्त चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन, ये सारे शब्दों का जो संग्रह है ये पियाजे का है। साथियों आगे, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपके लिए आवश्यक सूचना, अगर आप भी सीटेट पहली बार में पास करना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि सर कहाँ से शुरुआत करें, क्या सर कोई बैच खरीदे? नहीं सर, दो गलती कभी ना करो, कभी भी कोई बैच मत खरीदो जहाँ पे 5 घंटे डेली क्लास करना पड़े। अगर 5 घंटे डेली क्लास करोगे तो खुद कब पढ़ोगे? 3-4 दिन बाद आपका मन ही नहीं लगेगा, तो पैसा बर्बाद होगा। गलती नंबर 2, बिना मतलब की मार्केट से किताब खरीद कर मत लाओ, उससे कुछ नहीं होगा। किताबों में हजारों पन्ने होते हैं, आपको कैसे पता कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है? उसको पढ़ने के लिए समय ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए आपके समाधान के लिए मैं दे रहा हूँ ये 150 पेज का एक प्रीमियम नोट्स है, जिसमें 90 पेज में आपको मिलेगा संपूर्ण पेडागॉजी, जो अकेला 90 नंबर कराने के लिए काफ़ी है। बचेगा 60 नंबर टॉपिक। तो टॉपिक में हर सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, कौन सा टॉपिक आपके काम का है, ये इस नोट्स में मैं आपको डिसाइड करके दिया हूँ। सवाल है कि आपको कैसे मिलेगा? नीचे नंबर है 9653050981 पर सीधा कॉल या दोस्तों व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आगे चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। एक बच्चा ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है को समझता है। इसके आधार पे ये निष्कर्ष निकालता है कि ए जो है सी से बड़ा है। पियाजे के अनुसार संक्रमण की यह क्षमता मुख्य रूप से किस अवस्था पे दोस्तों जुड़ा है? आप सबको ये बताना है, ये किस अवस्था पे जुड़ा है, बताओ साथी। मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखूंगा, क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन क्या करा, मैं पहले बना लेता हूँ ढंग से, रुक जाओ, जिससे अच्छे से किया जाना कि भाई ए जो है वो बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है, इसलिए ए जो है वो सी से भी बड़ा होगा। बतिया तो सही है। इसका मतलब ये बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का है, मतलब ये बच्चा 7 से 11 साल का है, यानी इस बच्चे में ये जो तार्किक चिंतन है ये बच्चे में आ चुका है ना। अच्छा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से 3-4 प्रश्न आता है। एक तो पूछेगा संरक्षण का गुण किस अवस्था में, अब ये याद करने का विषय है, तो संरक्षण मतलब वही पुरानी सी पुरानी बात अगर याद है उसको, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का लक्षण है। एक पूछता है कि जीन पियाजे की वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे में क्या होता है दोस्तों, आमतौर पे वर्गीकरण का गुण विकसित हो जाता है। दोस्तों वर्गीकरण क्या होता है? मैंने कहा एक बच्चे को मैं टॉफ़ी देता हूँ और कई कंपनी का टॉफ़ी देता हूँ, अगर वो बच्चा उन टॉफ़ियों को अलग अलग करके रख सकता है तो इसका मतलब बच्चे में वर्गीकरण का गुण आ गया है। तो साथियों ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का लक्षण है 7 से 11 साल। 3 शब्द याद कर लो, संरक्षण, वर्गीकरण, पलटावी गुण और तार्किक क्षमता, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का लक्षण होगा। संवेदी पेशी अवस्था का 3 पॉइंट, इंद्रियों की सहायता से सीखता है, माता पिता की आवाज़ में अंतर कर लेता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। संवेदी पेशी अवस्था पे ये 3 क्वेश्चन। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पे दोस्तों क्या होगा, ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7